नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं अज्ञेय जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर, जिसका शीर्षक है सूनी सी सांझ एक। तो आइए कविता की पंक्तिशः व्याख्या करते हैं। सूनी सी सांझ एक, दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस घटना का वर्णन कर रहा है, उस दिन का वर्णन कर रहा है, उस एक शाम का वर्णन कर रहा है जब एक दिन उसने अपने कमरे में आती हुई संध्या का अनुभव किया। और कवि कह रहा है कि वह दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। दबे पांव आना यह एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को खबर किए प्रवेश करना। कवि कहना चाहता है कि जब सांझ ने उसके कमरे में प्रवेश किया, उसे अपने कमरे में सांझ के आने का अनुभव हुआ, तो उसे कोई खबर नहीं थी। वह सांझ उसके पास एकदम चुपचाप बिना बताए मौन रूप से ही उसे एकदम ही अनुभव हुआ कि सांझ ने उसके कमरे में प्रवेश कर लिया है। और क्योंकि इसमें सांझ का एक नायिका के रूप में मानवीकरण किया गया है, तो क्योंकि यदि ऐसी स्थिति हो कि नायिका नायक के पास आए और चुपके से उसके कमरे में आए और फिर नायक को भी वहाँ पा जाए, तो वह शर्मा जाएगी। इसीलिए कवि यह भी कहता है कि जब सांझ ने, संध्या रूपी उस प्रेयसी ने उसे कमरे में देखा, तो वह नायक को देखकर शर्मा गई। अर्थात उसे जो सांझ का वातावरण था वह इतना सुंदर लगा जिस प्रकार से कि कोई नायिका उसे देखकर शर्मा गई हो। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। उस सांझ को देखकर कवि के मन में यह बात आई कि यह देखो, यह कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है यह सांझ। भले ही उसे उस समय, क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ था और कवि भी अकेला था, तो उसे लगा कि सांझ उदास है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि भले ही यह सांझ उदास प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी यह सच्ची है। कवि शायद यह कहना चाहता है कि जो भौतिकतावादी संसार उसके चारों तरफ है, उसमें हर तरफ धोखा ही धोखा भरा हुआ है और हर तरफ झूठ और कपट का वातावरण है। तो उस ऐसे वातावरण में उसे वह सांझ भले ही उदास दिखाई दी, लेकिन उसे लगता है कि यह उदास होने पर भी सच्ची है और इसी सच्चाई के कारण उसे वह बहुत अच्छी लगती। इसलिए वह कहता है कि ठीक है, यह अच्छी है। इसी की सांवली छाह में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा। देखिए, अब यहाँ कहते हैं कि मैं कुछ देर, इस जो सांझ है इसकी जो श्यामल छाया है, इसकी जो सांवली छाया है, इस सांवली छाया में कुछ देर रहना चाहता हूँ, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। अर्थात इसके सौंदर्य का अनुभव करना चाहता हूँ, इसके सौंदर्य का पान करना चाहता हूँ, इसकी सुंदरता को देखते हुए कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। और यही निश्चय करता है कि मैं अवश्य ही कुछ देर इसकी जो सांवली छाया है, इसकी सांवली छाया में कुछ देर अवश्य ही समय व्यतीत करूँगा। इसी की सांस की लहर पर बहूँगा। इसका अर्थ यह होगा कि कवि पूरी तरह से उस संध्या में तल्लीन हो जाना चाहता है, उसकी सांस की लहर पर बहना। अर्थात जो कवि स्वयं सांस भी लेगा तो भी वह उस संध्या की सौंदर्य में, उसमें तल्लीन होकर ही वह सांस भी लेना चाहता है। अर्थात वह बाहरी दुनिया का सब कुछ भूलकर उस संध्या की छाया में विश्राम करना चाहता है, उस संध्या के सौंदर्य को निहारना चाहता है। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की
लाल छाप देखता। अब देखिए, नीरव यानी कि जहाँ पर रव होता है शब्द, नीरव जहाँ पर कोई शब्द ना हो, बिल्कुल सन्नाटा हो, चुपचाप हो। तो इस संध्या के जो बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल नीरव तलवे हैं, उनकी लाल छाप को देखता हुआ, अर्थात उनकी लालिमा को देखता हुआ। देखिए, जब संध्या का सूर्य होता है तो आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई रहती है, उसी की तरफ यहाँ कवि ने संकेत किया है। और उस संध्या की लालिमा को ही इस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया है कि मानो यह संध्या एक नायिका है और इसके तलवों पर जो महावर लगा है, लाल महावर लगा है, उसी की लालिमा है यह, जो कि चारों तरफ आकाश में छाई हुई है। और वो आकाश में छाई हुई लालिमा संध्या सुंदरी के तलवों पर लगे हुए महावर की लालिमा के समान कवि को यहाँ दृष्टिगोचर होती है। और इसीलिए वह कहता है कि मैं इसी संध्या के तलवों पर जो लालिमा छाई हुई है, उसी लालिमा को अब थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए देखता हुआ अपना समय व्यतीत करना चाहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। और वह यह भी निश्चय करता है कि मैं अब बोलूँगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वह पूरी तरह से उसकी छाया में अपने समय को व्यतीत करना चाहता है, बड़ी शांति से अपने समय को व्यतीत करना चाहता है। और इसीलिए वह निश्चय करता है कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और यह भी कारण हो सकता है कुछ न कहने का कि यदि वह कुछ कहेगा तो वह संध्या जो है वो सकुचा कर वहाँ से चली न जाए। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। देखिए, जैसे ही कवि ने निश्चय किया कि वह चुपचाप बिना कुछ कहे संध्या की छाया में, उसके सौंदर्य में अब कुछ समय व्यतीत करना चाहेगा, तभी क्योंकि संध्या तो उसके कमरे में पहले से ही उपस्थित थी, तभी उसे लगा कि उसी संध्या के पीछे पीछे ही जो शहरों में जलने वाली लाइटें हैं, बत्तियां हैं, विद्युत बल्ब हैं, वे सभी जल उठे। और जैसे ही संध्या हुई तो गाड़ियों का शोर भी उसे सुनाई देने लगा, क्योंकि गाड़ियों की हलचल शुरू हो गई थी। और साथ ही मनुष्य, जो आने जाने वाले मनुष्य थे, इधर से उधर सैर करने के लिए या अपने कार्यालयों से काम करके वापस आने वाले जो मनुष्य थे, उन सब के जो कठोर लगने वाले शब्द थे वे, या कठोर लगने वाली भाषा थी, वाणी थी, वह भी कवि को सुनाई दी है। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने गाड़ियों की ध्वनि के लिए भी धड़ धड़ इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया, और मानुषों की बोली के लिए खड़ी खड़ी बोलियां इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कवि को ये जो सब ध्वनियाँ, चाहे वह गाड़ियों की ध्वनियाँ आई या आते जाते मनुष्यों की ध्वनियाँ आई, ये सब अरुचिकर प्रतीत होती हैं। और यह लगता है कि ये उसने जो निश्चय किया है कि वह संध्या का आनंद लेगा, उसके उस आनंद में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। और क्योंकि वह संध्या की लालिमा को देखना चाहता है और बिना कुछ कहे लगातार उसको देखना चाहता है, तो जो शहरों में बत्तियां जल उठी हैं, जो बड़ी बड़ी लाइटें जल उठी हैं, उनसे वह जो प्रकाश है, वह लालिमा जो है वह क्षीण हो गई है। और वह उस लालिमा को, उस प्राकृतिक जो लालिमा, जो प्राकृतिक रंग है संध्या का, उसको उन लाइटों की रोशनी में अच्छी प्रकार से नहीं देख पा रहा है। और इसीलिए उसे लगता है कि इन आवाज़ों ने, जो गाड़ियों की और मनुष्यों की आवाज़ें हैं, और इन लाइटों ने, विद्युत बल्बों ने, उसका जो निश्चय था कि वह संध्या के सौंदर्य का आनंद लेगा, कुछ समय व्यतीत करेगा, उसमें बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। वह क्योंकि उसके पीछे बत्तियां भी आई, गाड़ियों और मनुष्यों का शोर भी आया, लेकिन संध्या सुंदरी आने से रुकी तो नहीं, वह आई तो अवश्य ही। उसके कमरे में
उपस्थित तो अवश्य ही रही, लेकिन आते ही वह मुरझा गई। यहाँ संध्या के मुरझाने का यह अर्थ हुआ कि जो उसका सौंदर्य था वह फीका पड़ गया, क्योंकि कवि तो यह चाहता था कि बिल्कुल शांति से, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की बाहरी कोई आवाज ना हो, प्राकृतिक उस वातावरण में वह संध्या में कुछ समय व्यतीत करे। लेकिन क्योंकि बाहर की जो आवाजें थी और बाहर का जो प्रकाश था उसने उसके सौंदर्य को क्षीण कर दिया, इसीलिए वह यह कहता है कि जैसे ही वह संध्या आई और जैसे ही ये बत्तियां जल उठी और बाहर की ध्वनियां आई, तो उससे उसको कवि को यह लगता है कि वह संध्या जो है आते ही मुरझा गई, अर्थात उसका सौंदर्य जो है वह फीका पड़ गया। उसकी पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही सी छा गई। अरुणाली यानी कि लालिमा। तो यह कवि यह कहता है कि पहले ही उसकी जो अरुणाली थी, जो लालिमा थी संध्या की, वह मध्यम थी, क्योंकि इस प्रकार से रोशनी, जो कृत्रिम लाइटों की रोशनी थी वह आ गई थी, तो पहले ही वह मध्यम पड़ गई थी। और फिर जैसे जैसे रात्रि का समय आने लगा, संध्या ढलने लगी, तो उसके ऊपर लगा कि उस लालिमा के ऊपर भी एक काली शाही सी छा गई है। अर्थात जैसे ही अंधेरा होने लगा तो लगा कि पहले से ही फीकी पड़ी उस लालिमा पर मानो किसी ने काली शाही पोत दी हो। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। यह नहीं वह न कहना था, जो कि उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। देखिए, अब कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि उसने निश्चय किया था कि वह संध्या को कुछ नहीं कहेगा, बस मौन होकर उसकी छाया में कुछ समय व्यतीत करेगा। तो हुआ भी ऐसा ही, कवि ने कुछ भी नहीं कहा। जो उसने निश्चय किया था कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसने कुछ भी नहीं कहा, वह मौन ही रहा। लेकिन उसका जो वह भाव था, मेरे भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। उसका जो भाव था, उसका संकल्प था, उसका बस केवल इतना ही प्रभाव रहा, क्योंकि वह कहना तो इसलिए नहीं चाहता था कि कहीं संध्या जो है उसके कहने से उसे छोड़कर वापिस न चली जाए। यह नहीं वह न कहना था, कि वह चाहता था कि उसको किसी भी प्रकार की कोई बात न कहे। यह नहीं यानी यह भी नहीं और वह भी नहीं, उसको, संध्या को वह किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं कहना चाहता था, केवल कुछ समय अपना व्यतीत करना चाहता था। और वह किस लिए, वह अगली पंक्ति में अज्ञेय जी बता रहे हैं कि जो कि उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। लुनाई मतलब सुंदरता। और उन्होंने यह निश्चय क्यों किया था कि यह या वह किसी प्रकार की बात वह संध्या को नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि मुझे इस संध्या की उदास पर सच्ची सुंदरता में, लुनाई सच्ची सुंदरता में, सुंदरता का मुझे यदि आनंद ग्रहण करना है, यदि मुझे इसके सच्चे सौंदर्य को निहारना है, तो मुझे इसको कुछ भी नहीं कहना है। जो अपने ही अपने न रहने को तदगत हो सहना था। अपने ही अपने न रहने को, यहाँ कवि इस प्रकार की बात क्यों कहता है कि कवि ने यही निश्चय किया था कि वह कुछ नहीं कहेगा और वह उसकी सच्ची सौंदर्य का आनंद ग्रहण करेगा। तो वह जब उस सौंदर्य का आनंद ग्रहण करेगा, उस सौंदर्य को निहारेगा, तो वह स्वयं ही स्वयं नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति किसी दूसरे में तल्लीन हो जाता है तो वह स्वयं को भूल जाता है। तो कवि का भी यह निश्चय था कि वह भी स्वयं को भूल जाना चाहता था, तद्गत हो सहना था। तद्गत मतलब उसी में लीन होकर, तद्गत उसी में गमन करके, उसी में लीन होकर, तल्लीन होकर, उसी में स्थित होकर उसे वह जो उसका सौंदर्य था, संध्या का सौंदर्य था, उस सौंदर्य का आनंद उठाना था। और इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझे स्वयं को भूलकर, यानी पूरी तरह से खुद ना रहकर, स्वयं ही स्वयं ना रहकर, अर्थात स्वयं को पूरी तरह से भूलकर उस संध्या के सौंदर्य को, उसी में लीन होकर उसके आनंद को उठाना था।
यह तो बस रुंध कर चुप रहना था। अब देखिए, कवि ने ये सब कार्य किए, वह चुप भी रहा और उसने इतना निश्चय किया था और वह यह भी चाहता था कि वह उस संध्या में ही तल्लीन होकर उसके आनंद को अनुभव करेगा, उसके आनंद को ग्रहण करेगा। लेकिन हुआ क्या? वैसा तो हुआ नहीं। वह मौन भी रहा, लेकिन जो संध्या के सौंदर्य का आनंद वह अनुभव करने वाला था वह भी उसे नहीं हुआ, क्योंकि कृत्रिम जो विद्युत बल्ब और जो मनुष्यों की और गाड़ियों की आवाज़ें थी, उन सब ने उसके उस आनंद ग्रहण में बाधा उत्पन्न की, व्यवधान उत्पन्न किया। और इसीलिए उसे अब यह लगता है कि बस रुंध कर यानी चुपचाप रह कर उसे सब कुछ सहन करना था, क्योंकि वह ना तो संध्या को कुछ कह पाया और उसका जो निश्चय था न कहने का, जो उसका एक उद्देश्य था कि वह किस कारण से नहीं कहेगा, वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया। तो उसे यह लगा कि यह तो बस अपने गले को रुंध कर या स्वयं बिल्कुल चुपचाप रहकर उसे तो यह पीड़ा भी सहन करनी पड़ी, चुपचाप रहने की पीड़ा भी सहन करनी पड़ी। और चुपचाप रहने का जो उसका उद्देश्य था वह भी सफल नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि संध्या आई है और वह कवि स्वयं को इतना रोके हुए है कि वह चुपचाप है और वह कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि ताकि वह संध्या जो है चली ना जाए। लेकिन फिर भी वह जो है जिस उद्देश्य के लिए चुप रहता है वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर वह कहता है कि यह तो बस रुंध कर चुप रहना था, यह तो स्वयं को रोक कर केवल चुप रहना था, बल्कि इसका जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया। यों न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई। अब कवि कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे ही अंधेरा आने लगा, अंधकार छाने लगा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे पता नहीं कब वह सांझ जो है वह ओझल हो गई, अर्थात वह सांझ जो है मेरे कमरे से चली गई। और मेरे लिए यह सूने न रहने की, रीते न होने की, बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। देखिए, इन पंक्तियों में अज्ञेय जी ये कहते हैं कि वो सांझ तो चली गई, वो मेरी आंखों से ओझल हो गई, लेकिन मेरे सूने ना रहने की और मेरे रीते ना रहने की जो अनुकंपा ये जो समाज है ये मुझ पर करता है। अब इसको इस प्रकार से समझेंगे कि कवि चाहता है कि वह कुछ समय अकेला रहे, कुछ समय शांति में संध्या के सौंदर्य में व्यतीत करे, लेकिन समाज उसे रीता या सूना यानी कि अकेला नहीं रहने देता है। वे जो समाज में उपस्थित कृत्रिमताएं हैं वे उसे उस संध्या के सौंदर्य का आनंद भी नहीं उठाने देती हैं और वे उसके उस आनंद ग्रहण में बाधाएं उत्पन्न करती ही करती हैं। तो इसी बात को वह यहाँ पर कह रहा है कि समाज भले ही इसे अपनी अनुकंपा माने, इसे अपनी दया माने, भले ही वह यह कहे कि जो व्यक्ति है वह समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक है, इस प्रकार की अनुकंपा करे। लेकिन यह जो अनुकंपा है, यह जो दया है समाज की, कि समाज हमेशा ये दावा करता है कि वह व्यक्ति के साथ रहता है और व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता, तो यह जो अनुकंपा है, यह जो दया है, यह अज्ञेय जी को कहीं न कहीं बहुत ही बोझिल प्रतीत होती है, बहुत ही जो बांझ प्रतीत होती है यह अनुकंपा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी समाज में रहकर उन्हें इतना भी एक अवकाश नहीं मिल पाता, इतना भी एक खाली वक्त नहीं मिल पाता कि वह स्वयं जो चाहते हैं कि किस प्रकार से वे प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठा सकें, प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकें, उसके सौंदर्य में कुछ समय व्यतीत करें, ऐसा अवकाश भी उस समाज के द्वारा उन्हें नहीं दिया जाता है।
समाज में जितनी भी हलचल होती है, उस हलचल के कारण ऊपर कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया ही है कि किस प्रकार से वह निश्चय करते हैं कि वह कुछ समय संध्या की छाया में व्यतीत करेंगे और वह उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाता है। तो वे समाज द्वारा यह अनुकंपा, यह दया कि वह व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेंगे और व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, यह अनुकंपा, यह दया उन्हें बांझ और बोझिल प्रतीत होने लगती है। तो इस प्रकार से हमने अज्ञेय जी की इस कविता की व्याख्या पढ़ी है और इसमें मुख्य रूप से अज्ञेय जी यही बताते हैं कि जो प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ग्रहण करने की बात है, उसमें कहीं न कहीं समाज ही उनके लिए बाधा बनता हुआ दिखाई देता है और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि कृत्रिमता पूरे समाज में इतनी फैल गई है कि प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस कविता का भावार्थ समझ आया होगा और आपकी जो भी शंकाएं या समस्याएं हों, आप उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।